वो तो अपने हाथों से परिस्थितियों को गढ़ेगा। मनुष्य होने का ये मतलब होता है। संपूर्ण माया मनुष्य की ही क्रीड़ा है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब मनुष्य ने किया है। इसी सत्य को अनुभव कर हमारे विचारकों ने कहा था, न मानुषात श्रेष्ठतरम है किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं है, मानव सबसे ऊंचा है। अभी अभी कहा मनुष्य सबसे ऊंचा है, उसके अगला वाक्य क्या है? मनुष्य से बड़ा है। अभी कहा मनुष्य सबसे बड़ा है, तो मनुष्य से बड़ा कौन है? मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। ये मनुष्य से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो विश्वास पैदा कर लिए हैं और जो विधान बना लिए हैं वो मनुष्य से भी बड़े हो जाते हैं। जैसे धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, ये सब सिस्टम हमने बनाए हैं। विवाह व्यवस्था के नियम हम सबने बना रखे हैं, और नियम इतने कट्टर हो जाते हैं कि मनुष्य खुद उन नियमों के सामने छोटा पड़ जाता है। तो इसी क्लास में मैं अक्सर समझाता हूं, मतलब डिस्कस करते हैं। तो जब आपको ये पता लगे कि किसी युवक और युवती ने तलाक ले लिया है, तो ये सुनते ही आपके मन में पीड़ा होती है कि आप उनसे दुख साझा करें उनके साथ, ये आपके मन में आता है कि उनको बधाई दें। इनमें से कौन सा भाव आता है मन में? है कोई भाव ही नहीं आता है। मैनू की है ना। मैं उस केस की बात नहीं कर रहा जहां आप उन दो में से किसी एक की संभावना तलाश रहे थे और अचानक संभावना का दरवाजा खुल गया और आपने कहा वाह वाह वाह, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बहुत अच्छा हुआ आप अलग हुए, अब मेरा रास्ता खुला है। बारिश की तरह वो वाला मामला नहीं। तो जैसे मुझे कोई बताता है ना, जैसे हमारे खानदान में पहली बार, मतलब लड़कियों में से किसी ने पहली बार तलाक लिया। एक लड़का पहले एक कारनामा कर चुका था कुछ साल पहले, पर उसके मामले में मुझे लगता था कि वो खुद विवाद की जड़ था। मतलब लड़की बेचारी बुरी स्थिति में रही होगी, वो ऐसा थोड़ा, उसकी नेचर ऐसी है कि उसके साथ रहना आसान काम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने तलाक लिया पहली बार हमारे खानदान में। तो जैसी तलाक की बात है सारे बड़े बूढ़े बैठ गए मुंह फुला के अपना अपना। अब मुझे भी बड़ा बूढ़ा माना जाता है घर में, तो मुझे बुलाया कि आप भी, मैं मतलब बड़े बूढ़ों में सबसे छोटा हूँ लेकिन तो उसी कैटेगरी में, तो मुझे बुला लिया गया। तो सारे विचार करते कितना बुरा समाज कलयुग हो गया है, कितना खराब हो गया, देखिए अभी शादी हुई तलाक मांग रही है। समझते नहीं आजकल के बच्चे। और सिचुएशन ऐसी थी कि सच में तलाक हो ही जाना चाहिए था, ऐसा क्या। तो मैंने पुरजोर समर्थन किया उसका। मैंने कहा नहीं ठीक कह रही है वो, आप कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, बेचारी बच्ची की जिंदगी, आपकी तो खत्म हो गई जिंदगी, जिसकी है उसको तो देखने दो। अंत में लड़ झगड़ के ठप्पा लगवाया और फाइनली उसने, मैं नहीं लगवाया तो भी वो लगवा के ही मानती, वो रिजिड सी इस मामले में। पहला तलाक विधिवत संपन्न हो गया है परिवार में। और जब से उसका हुआ है उसके बाद से 3-4 लड़कियां हमारे परिवार की मुझे फोन पे बोल चुकी हैं कि एक आध साल देख लेते हैं। नहीं तो हम भी सोचेंगे। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहने की। इसने पहली बार ऐसा करके ना हिम्मत को हौसला दे दिया हमारी। तो प्लास्टिक के पुते हुए चेहरे अब उनके अंदर का दर्द निकल के आ रहा है सामने। तो मुझे लगता है कि बधाई का मामला है, लोग इससे खफा भी रहते हैं। तो मेरा तर्क तो बड़ा सरल है, मैं मानववादी व्यक्ति हूं। मतलब उस अर्थ से मानववादी नहीं कि पशुओं की जान ले लो, लेकिन सामान्य अर्थ में। तो एक ही वाक्य में इसका उत्तर यह है कि सिस्टम्स मनुष्य के लिए हैं या मनुष्य सिस्टम्स के लिए है। अगर आपके सामने ये कंसेप्ट स्पष्ट है, विवाह व्यवस्था मनुष्य के लिए है या मनुष्य विवाह व्यवस्था के लिए है, अगर आपको ये कंसेप्ट साफ है तो आपको दुविधाएं नहीं होंगी। भाई विवाह व्यवस्था मनुष्य के लिए है ना, सिंपल सी बात है। में से पहले कौन हुआ? पहले मनुष्य हुआ, उसने विवाह व्यवस्था बनाई। ये तो है नहीं कि विवाह व्यवस्था पहले थी फिर मनुष्य बना था, ऐसा तो है नहीं। पहले मनुष्य बना, मनुष्य ने अपने लिए व्यवस्था बनाई। और व्यवस्था की यांत्रिकताएं एक समय के बाद यदि मनुष्य का जीवन ही छीनने लग जाएं तो ऐसी व्यवस्था भाड़ में जाए। ऐसी व्यवस्था से हाँ धूमधाम से करता हूँ। कह रहे आप इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते, मैंने खुद भी कर रखी है, ऐसा क्या है उसमें। पूरा सपोर्ट करते, इसमें क्या है।
ये विचार भारत में ही होता है कि क्या आप लव मैरिज को मानते हैं? बाहर जाके ये वाक्य बोलोगे लोग हंसेंगे आधे घंटे तक। आप अगर बाहर जाके बोलेंगे ना कि आप लव मैरिज को मानते हैं, बोलेंगे और कौन सी होती है इसके अलावा, इसके अलावा होती कौन सी है दूसरी? फिर आप बताएंगे कि एक फूफा जाएगा दूसरे फूफा से मिलके आएगा, दोनों फूफा मिलके तय कर लेंगे आपस में। वो 1 घंटा पेट पकड़ के हंसते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है ऐसा भी होता है। ऐसे आप वहां बोलेंगे इंटरकास्ट मैरिज, तो वो समझ नहीं पाएंगे क्या होता है, क्योंकि उनके लिए वो नेचुरल चॉइस है, सामान्य बात है। तो कोई भी सिस्टम अगर मनुष्य पर हमला करे तो उस सिस्टम को तोड़ देना ही मनुष्य होने का प्रमाण है कि नहीं है? सीधी सी बात है। और दिव्या ने अंत में क्या किया? वही किया, तोड़ दिया सिस्टम को। इसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य से बड़े हैं मनुष्य के विश्वास और मनुष्य द्वारा खुद रचे गए विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यही है सब पूरे उपन्यास की केंद्रीय पंक्ति ये है। अब मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बता दीजिएगा, ठीक है? आपने अपने घर में पेरेंट्स को देखा है, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बुआ फूफा, सबको देखा हुआ है। ऐसे 8-10 जोड़े तो होंगे आपके घर में भी, है ना? उन सबको दिमाग में रखिए। ईमानदारी से बताइए कि उनमें से कितने जोड़े ऐसे हैं जो सचमुच एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं? परसेंटेज में बताना है आपको कि हमारे समाज में हमसे पिछली पीढ़ी में जितने भी जोड़े हैं उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे होंगे जो हाँ बहुत खुश हैं कि मैं सही व्यक्ति के साथ हूं? परसेंटेज में कितना परसेंट लगभग हुआ इसका उत्तर? 50-50 कर दें? अच्छा, आप बताएं। क्या 0? इतना भी अधर्म नहीं आया अभी समाज में, ये तो साक्षात कलयुग का मामला हो गया है। 70 कौन सी तरफ है? ना खुश हैं 70, ना खुश हैं। बाप रे बाप, बताइए संख्या कोई। 70 खुश हैं और ज्ञानी लोग बताएं 70 खुश हैं, 70 ना खुश हैं। इसमें एक बात ये भी है कि पुरुषों की परसेंटेज अलग निकलती है, महिलाओं की लगाती है इसमें, क्योंकि जो खुश है उसको लगता है सारे खुश हैं आमतौर पे, क्योंकि विवाह व्यवस्था पुरुषों के पक्ष में झुकी है, इसलिए पुरुषों की परसेंटेज आमतौर पे ज्यादा आती है कि हाँ ठीक चल रहा है। जो दुखी ज्यादा उनकी तरफ से ज्यादा संभावना आती है। हम ऐसा करते ना, क्योंकि उधर 70, ये तो कह रही है कि 0% खुश हैं, ये कह रहे हैं 70% खुश है, ये कह रहे हैं 70% ना खुश हैं, तुम 50-50 मान लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है? आपके वाला हमने मान लिया फाइनल। इसमें अपने पेरेंट्स को भी काउंट किया था, उनको छोड़ दिया था, उनको छोड़ के, ताकि घर में शांति बनी रहे, है ना? उनको छोड़ के काउंट किया होगा। उनको काउंट कर लेंगे तो परसेंटेज बढ़ेगी या कम हो जाएगी? उनकी लव मैरिज है, इससे कुछ नहीं होता। पर लव मैरिज का मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मामला ठीक रहता है। वो इसका मतलब ये है कि विवाह से पहले मामला ठीक था, उसके बाद का तो अलग ही मामला, उसमें क्या। इससे लव मैरिज में भी खतरनाक उतना ही मामला है जितना अरेंज मैरिज में, थोड़ी संभावना कम है, 0.5% के आसपास, इतना ही है। तो 50% हमारे परिवारों में लोग मजबूरी में रह रहे हैं। सहमत? नहीं, मतलब मेरे घर में ऐसी कोई मजबूरी है नहीं कि मुझे ऐसे रहना पड़े, मेरी पत्नी को रहना पड़े। मैंने उनको चॉइस दे रखी, जिस दिन लगे वो कह सकती हैं, जा सकती हैं। मैं तो ठीक ही फील करता हूँ, तो मुझे ऐसी जरूरत कभी लगी नहीं। लगेगी तो कह देंगे ऐसा क्या है, लेकिन अभी तक ऐसा दबाव है नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि 50% लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो नाखुश हैं, किंतु फिर भी साथ साथ हैं। इसमें एक पक्ष तो ये भी है कि अगर वो किसी और के साथ होंगे वहां भी खुश नहीं होने वाले हैं। एक पक्ष ये भी है इसमें, है ना? ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के साथ खुश नहीं है। दरअसल कुछ मनहूस लोग तो कहीं खुश नहीं होते हैं। दूसरे कुछ अपेक्षाएं हमारी अमानवीय किस्म की होती हैं, इसलिए भी नाराजगियां रहती हैं। एक पक्ष ये भी इसका है। लेकिन मैं एक सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिस समाज के 50% लोग अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन से नाखुश हैं, उस समाज का हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होने की संभावना है या कम संभावना है? कम संभावना है। और कई मूर्ख कहते हैं कि अमेरिका कितना गंदा देश है, इतना तलाक होता है, इतना ये होता है, उतना वो होता है। हमारे यहाँ देखो 80 साल से पति पत्नी है,
लड़का 12 का था, लड़की 8 की, तब से पति पत्नी है। अब 92 88 के हो गए हैं, आज तक पति पत्नी है। झगड़ा ही नहीं होता है। झगड़ा कैसे हो? दो हो तो हो ना। जब एक है और एक है ही नहीं, एक वस्तु है, तो झगड़ा कैसे होगा? इसलिए एक ऐसी जिंदगी जिसमें दो लोग यूं बंधे हैं कि अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जी पा रहे, उनका अलग हो जाना अच्छा है। हालांकि जल्दबाजी में नहीं, पूरे विकल्पों को टटोलने के बाद। इसलिए जैसे किसी की शादी आप लिखते हैं ना, हैप्पी मैरिज, ऐसी एक और लिखा लीजिए हैप्पी डिवोर्स। जब किसी का हो, बधाई दीजिए उसको, क्योंकि वो दबाव में है, सामाजिक दबाव है। उस दबाव को खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है। दिव्या ने वही किया है, और इसलिए कह रहे हैं स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। मतलब मनुष्य क्या करता है? मनुष्य उस सामाजिक विधान और विश्वास को अपने हाथों बदल देता है जो उसके साथ अमानवीय बर्ताव करता है। पर ये हर मनुष्य कर पाता है या कोई कोई कर पाता है? ऐसा कोई कोई कर पाता है, बाकी लोग झेलते रहते हैं। कुछ क्रांतिकारी आते हैं, एक क्रांति होती है, फिर घर के बाकी लोग खुसफुसाते हैं कि हम भी ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे। क्रांति तो कोई एक व्यक्ति करेगा ना, जो दिव्या ने की। इसी सत्य को अपने चित्र में अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयत्न दिव्या है। यही दिखाना, बस इतना ही पढ़ना, यही दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे मैं अपने अतीत के माध्यम से दिखाऊं कि मनुष्य जो अपने सामाजिक विधानों के सामने खुद को कमजोर महसूस करता है, कभी कभी हिम्मत करके कैसे उन विधानों को बदल डालता है। उस समय भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा लिखा था और जैनेन्द्र ने मृणाल वाला त्यागपत्र लिखा था। ये दोनों नायिकाएं ऐसी हैं कि समाज की तमाम बुरी चीजें झेलने के बाद भी विद्रोह नहीं करती हैं, झेलती हैं। मृणाल कह रही है कि समाज ने सोच समझ की व्यवस्था बनाई होगी तो मुझे झेलना चाहिए, मैं क्यों विद्रोह करूं। इसलिए कहते हैं कि जो काम चित्रलेखा की नायिका चित्रलेखा नहीं कर पाई और जो त्यागपत्र की मृणाल नहीं कर पाई, वो काम दिव्या ने किया। कि मनुष्य भोगता नहीं, करता है। अगर आपकी परिस्थितियां खराब हैं तो परिस्थितियां बदलो। खाली रोने पीटने से नहीं होगा, गाना गाने से नहीं होगा, हाय खराब है, हाय ये हो गया, हाय वो। अरे कुछ करो ना, हो गया तो अपनी जिंदगी को ठीक करो, और ठीक करने की जिम्मेदारी मनुष्य की अपनी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अब वापस लौटिए मानववाद पर। वापस जो किताब बंद कर दी है, जो कॉपी बंद कर दी है, उसको फिर से खोल लीजिए। ठीक है, बैग में से निकाल लो, वापस निकाल लो।